Hello and welcome everyone. This is video number 15 of chapter number 1. In this particular video number 15, we will be looking towards the topic number 1.15, that is regarding the applications of Gauss law. Applications of Gauss law की applications पढ़ेंगे हम लोग. और ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था 14th वीडियो में कि पहले हम गॉस लॉ सीखेंगे और उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस देखेंगे. As far as this chapter is concerned, here in this particular topic, 3 basic applications of Gauss law are given. पुरानी GSEB वाली टेक्स्ट बुक के अंदर 4 एप्लीकेशंस थे. यहाँ पे 3 चीज़ों की ही बात करी है, 3 आसान चीज़ों की बातें करी है. The very first thing is regarding the infinitely long straight wire. Right, infinitely long straight wire. Second thing is regarding the infinite plane sheet, and the third one is regarding the thin spherical shell. Right, वो आपको सब टॉपिक्स के मतलब सब टॉपिक्स के अंदर दिया है. इसके ही सब टॉपिक्स के अंदर the very first sub topic is regarding field due to infinitely long straight uniformly charged wire. Right, 1.15.1. It's very important topic. अगर आप गॉस लॉ भूल गए तो मैं सिर्फ थोड़ा एक छोटा सा उसकी फॉर्मूला बोल देता हूँ जिसके बाद आपको वो चीज़ याद आ जाए. राइट, आपको भी याद करनी है जैसे मैं बोलूँ वैसे. Right, what was the Gauss law actually? The Gauss law statement was regarding the finding of electric flux. Using Gauss law we can easily find out the electric flux, that is phi is equal to at surface integration E dot ds भी बोल सकते हैं, dA भी ले सकते हैं, it's your choice basically. Right, E dot dA that is equal to sigma q upon epsilon 0. सारी बातें करी थी हमने, डिटेल में चर्चा करी थी, which were the various important point regarding the Gauss law that also we have seen actually. Right, previous वीडियो नंबर 14 में देख लिया था. अगर आपने नहीं देखा है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ पे ऊपर पॉपअप भी हो रही होगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली वो लेक्चर देख पाओगे. तो phi is equal to E dot dA that is equal to sigma q upon epsilon 0. We do know that sigma q is the charge enclosed by the Gaussian surface and electric field is due to all the charges whether inside or outside. ये सारी की सारी चीजें अपने को मालूम है. अच्छा, इसका बेसिक एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ गॉस लॉ? तो वो भी एक पॉइंट मेंशन करा था मैंने. गॉस लॉ is extremely useful in order to find out electric field of symmetric shapes. अगर आपके पास मतलब कोई सिस्टम के अंदर सिमेट्री है ना, सिमेट्री व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? मतलब अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ यहाँ जितनी है वहाँ भी उतनी ही है, दैट मीन्स इट मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोल सकते हैं हम इसको. इट काइंड ऑफ whenever you are getting a case wherein the system is having symmetry, that's symmetrical distribution, then you can easily apply Gauss law to calculate what? क्या ढूंढने के लिए? हाँ, फ्लक्स तो ढूंढ सकते, लेकिन फ्लक्स के अंदर एक छोटी सी चीज आती है ना, that's electric field actually. Right, flux means what? Electric flux means what? Number of electric field lines passing through a particular surface. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढनी हो सिमेट्रिकल शेप्स की, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मेन फोकस राइट गॉस लॉ क्यों डालते हैं हम इसके अंदर, और चीज़ों को आसान कैसे बनाना है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा. सिमेट्रिकल शेप्स आपको लेने हैं. राइट, विल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन दिस वीडियो ओनली. ओके, सो phi is equal to E dot dA that is equal to sigma q upon epsilon 0. सिमेट्रिकल सर्फेसेस के लिए गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए. दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक. सो वेरी फर्स्ट थिंग in this title, if you will look forward na, you will find a word that's infinitely long straight uniformly charged wire. पहली चीज आपको क्या समझनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर मींस क्या. मतलब आपको अगर पूछ लिया जाए कि इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ये चीज का मतलब क्या होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो आपको पहली बात ये नहीं सोचना है कि मतलब इनफाइनाइट मतलब सर अपनी अर्थ से स्टार्ट होके मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट होके आकाश तक चला जाए उतना लंबा वायर. अरे नहीं रहे, वो इम्प्रैक्टिकल है. हम ऐसी चीज मतलब वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इनफाइनाइट टर्म. हम हाँ, इनफाइनाइट का मतलब तो वही होता है, बट आपको मैं हर बार बोलता रहता हूँ and I'm still repeating it again. When you are finding the word infinite in physics,
इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। ऐसा नहीं होता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब बहुत 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 लंबा, नहीं, उसकी जो साइज होती है मतलब थिकनेस, इट्स एक्सट्रीमली थीन, मतलब उसकी थिकनेस है वो बहुत 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 कम है। किसके कंपेरिजन में? उसके लेंथ के कंपेरिजन में। मतलब मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा इतना मतलब इतनी इतनी बड़ी वायर है आपके पास, इतना बड़ा, उसकी थिकनेस क्या है? अपने बालों की तरह, मतलब थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर इज एज एज सिमिलर टू द थिकनेस ऑफ हेयर। वो तो बहुत कम है, और इतना लंबा ले लेंगे अगर, तो थिकनेस के कंपैरिजन में, उसकी थिकनेस के कंपैरिजन में उसकी लेंथ कितनी हुई? बहुत बड़ी हुई। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस मच ओनली, इतना ही वायर हो, लेकिन थिकनेस बहुत कम है, तो उसको भी हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। मैंने बोला था कि क्या मेरा हाथ इनफाइनाइट है? हाँ, ये इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे? कि अगर इसके कंपैरिजन में हम इसके बहुत नज़दीक एक बहुत छोटा वाला पार्टिकल ले लेंगे, राइट, तो वो पार्टिकल के कंपैरिजन में मेरा हाथ तो बहुत 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 बड़ा है, राइट। दैट्स द एक्चुअल थिंग, राइट। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर अपने पास होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा एक्चुअली, मैं थियरी ऑलरेडी मैंने आपके लिए पहले से पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है, मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर लूँगा, राइट। आई वोंट बी राइटिंग दी वर्ड्स हियर इन, राइट। वो सारी की सारी बातें उस तरफ लिखी हुई है मैंने, बाद में उस तरफ मैं फोकस करा दूंगा, आप लिख लेना बाद में। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाऊंगा कि विदाउट मतलब फॉर्मूलाज होती है वो स्टेप में, मतलब इन शॉर्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओवर हियर, एंड द कंटेंट दैट यू आर सपोज्ड टू राइट इज फ्रॉम दैट पोर्शन, राइट। सो लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, तो उसके लिए समझिए आपके पास एक वायर है। सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग, वी हैव टू टेक एक्सट्रीमली थिन वायर, बहुत पतला सा वायर लेना है, और इट इज चार्ज्ड, राइट। चार्ज्ड मतलब ऑब्वियसली उसके पास उसके ऊपर चार्जेस होने चाहिए, राइट। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब भी मालूम होना चाहिए, राइट। वी हैव सीन 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंसिटीज: लीनियर चार्ज डेंसिटी, surface charge density, volume charge density. Since it is वन डायमेंशनल लीनियर पोर्शन है, तो यहाँ पे भी लीनियर डेंसिटी ही आएगी। मान लीजिए उसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट। वहाँ भी मैंने वैसे ही करा है, मैंने अपने शब्दों में ही लिखा है, आप भी ऐसा ही कर पाओगे, प्रोवाइडेड यू विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट इज टॉट एक्चुअली। अच्छा, तो हाँ, मान लीजिए यहाँ पे उसके ऊपर चार्जेस है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? मान लीजिए वो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्बडा कुलम मतलब पर मीटर है, सॉरी, व्हाट डू मीन बाय दैट? इन 1 मीटर हाउ मच चार्ज इज देयर? लैम्बडा कुलम। इन 2 मीटर 2 लैम्बडा। इन 3 मीटर 3 लैम्बडा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, राइट। अच्छा, हालांकि आप जब सम करोगे तो इसमें आपको वैल्यू देंगे वो लोग, राइट। 4 कूलम पर मीटर, मतलब 1 मीटर के अंदर 4 कूलम, तो 3 मीटर के अंदर कितना कूलम? 12 कूलम। दैट्स यूनिफॉर्मिटी, राइट। दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, मान लीजिए ये अपने पास है, उसकी लेंथ बहुत बड़ी है उसकी थिकनेस की कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइटली that's why it is infinitely long straight wire, right, and it is charged. So ये शब्द का मतलब यहाँ से क्लियर हो गया होगा, if I'm not wrong. अब what is our aim? Our aim is to find out electric field. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कोई पूछेगा सर कहाँ? तो मान लीजिए यहाँ से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहे हुए एक पॉइंट के ऊपर, मतलब व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड due to this infinitely long straight wire at this particular point P? कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत 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 आसान। चलिए पहली चीज आप समझ लीजिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई द गॉस लॉ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज गॉसियन सरफेस। आपके पास सबसे पहले गॉसियन सरफेस होना आवश्यक है। सो या गॉसियन सरफेस, व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस? वो जो सरफेस लेते हैं ना जिसके अंदर गॉस लॉ हम अप्लाई करते हैं, that was the Gaussian surface. Can Gaussian surface have any shape and size? No, not at all. Gaussian surface can have any arbitrary shape and size, right? But since we are talking of symmetry over here, we will be taking we will be looking forward to easy shape if possible. अच्छा, अब आप समझिए इसको।
जैसे यहाँ पे पी पॉइंट है ना, जो यहाँ से आर दूरी पे है, ऐसे यहाँ मतलब ऐसे ही ये वायर से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं वो जो सेम दूरी पे होंगे, मतलब आर 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 ऐसे, मतलब समझ लीजिए आप ये आर दूरी पे ये सेम पॉइंट्स है ना सब. सो and we know that electric field depends upon the distance, right? So if distance is same, then the electric field will be same. By default it will be same. So हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं अपना कि जैसे मतलब आपको क्या फील करना है, मतलब क्या समझना है, आप समझिए. आपकी जो पेन होती है ना, जो उसके अंदर रिफिल होती है, दैट रिफिल इज दिस वायर, एंड द आउटर बॉक्स, दैट सिलिंड्रिकल बॉक्स है ना, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे आप, राइट. अगर आपकी वो रिफिल है ना वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो तो बस, मतलब वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड केसेस वेर इन द ओके. तो अब आपकी रिफिल मतलब सॉरी आपकी जो पेन का बॉक्स होता है ना, जो सिलिंड्रिकल बॉक्स आउटर कवर, उसका कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, उसके ऊपर रहा हुआ कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो रिफिल से सेम डिस्टेंस पे होगा, राइट. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, राइट. जैसे इस तरफ पी सॉरी इस तरफ आर वाले डिस्टेंस है, इस तरफ भी आर वाले पॉइंट्स हो सकते हैं इन्फाइनेटली मैनी, जो सेम दूरी आर पे होंगे ये बाहर से. इतना ही नहीं, इससे आर बाहर आर अंदर वो भी सेम सेम डिस्टेंस पे होंगे, मतलब वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी. तो क्या करना चाहिए भाई, हमको ऐसा शेप लेना चाहिए. हालांकि मैंने बोल दिया कि वो रिफिल वाला आउटर कवर की कैसे व्हाट वाज द शेप ऑफ दैट आउटर कवर, दैट्स सिलिंड्रिकल. सो इवेंचुअली वी कैन गो फॉर अ सिलिंड्रिकल काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का जजमेंट आपको ऐसे ही लेना है, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता जाएगा. द मोमेंट विल प्रोसीड in this particular video, you will get more and more clear. So अच्छा, तो मेरे को गॉसियन सरफेस लेना चाहिए. तो मान लीजिए मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ लिया, ओके. सो हालांकि मैं चलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. लेट अस कंसीडर सच गॉसियन सरफेस, right? Okay, so yeah, this is Gaussian surface, and this is infinitely long wire which is uniformly charged. Infinitely long wire, वो सब चीज़ें मैंने बाद में लिखी है, वो आप देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा. When we will talk of Gaussian surface first, मैंने बोल दिया कि सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है, you have to select the Gaussian surface. That we have done, हमने देख लिया. अभी Gaussian surface हमको ये लेना पड़ेगा. अच्छा, तब अभी ये पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो व्हाट वाज द गॉस लॉ. अगर आप गॉस लॉ देखेंगे तो गॉस लॉ आपको याद होगा, मैंने लिखा है वहाँ पे ऊपर ही, दैट फाई इज इक्वल टू व्हिच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. मतलब फ्लक्स की वैल्यू ये भी है और फ्लक्स की वैल्यू ये भी है. मतलब यू कैन कंपेयर दिस टू एंड दिस टू आल्सो, मतलब बोथ आर इवेंचुअली द फ्लक्स ओनली. हम यही पैटर्न मारेंगे. फर्स्ट आई विल बी फाइंडिंग द फ्लक्स यूजिंग दिस इक्वेशन, and then I'll be finding flux using this equation, and then I will compare both equation to find out E. E को ढूंढने के लिए मैं ऐसी ही टेक्निक यूज करता हूँ. अच्छा जी, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, so when we looking forward to the first thing ना, phi is equal to the left side E dot da की बातें करेंगे तो obviously E da cos theta हम लिख पाएंगे ना. A dot B is भी cos theta. What do you mean by da over here? Da is the small area element that we are basically focusing on the Gaussian surface. Gaussian surface के ऊपर रहा हुआ small area element. अब समझो आप, when you are talking of cylindrical surface, there are three important surfaces to be noted actually. सिलेंडर पे तीन ऐसे सरफेस आते हैं, मतलब तीन पोर्शन आते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो कि जो ध्यान में लेने चाहिए अपने को. कौन कौन से? एक तो ये वाला एंड, दिस सर्कुलर एंड, ये वाला एंड, अगेन इट इज सर्कुलर, मतलब टू सर्कुलर एंड्स, and this surface, the entire curved surface. So I'll be talking in that way only. मैं पहले इन दो circular surfaces की बातें करूँगा और बाद में इसकी बातें करूँगा. So be careful about it. So yeah, first I'll be looking forward to the very first circular surfaces. चलिए भाई circular surfaces की बातें करते हैं. If we are talking of circular surfaces, मतलब ये ऊपर वाले,
मान लीजिए इनका नंबर मैं 1 और 2 दे देता हूँ, 1 और 2, नो 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 लॉजिक ओवर हियर, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, बट येट ओके। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, वी कैन इजीली कैलकुलेट। एरिया ढूंढना अपने लिए बहुत आसान है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन याद करिए, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर तो ऊपर होएगा रे, कैपिटल वेक्टर इज अबाउ। कोई बोलेगा सर डीए नहीं लिखना है, हाँ डीए लिख सकता है, मतलब अगर तू छोटा वाला एलिमेंट लेगा तो डीए हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये पूरा यूनिफॉर्म है, इसलिए मैं कोई परवाह नहीं करता, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट दैट क्रिटिकल थिंग। अच्छा जी, नाउ लुक फॉरवर्ड टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में एंगल है ना, ई और ई के बीच में। तो क्या करें, यहीं पे अगर आपने ए ढूंढ लिया तो यहीं पे ई की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर विच काइंड ऑफ चार्ज, यहाँ पे हमने चार्ज कौन सा लिया है, पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव लेंगे तो सीन अलग हो जाएगा, लेकिन so be careful about, I will be explaining you both of the case. First of all, let us focus on just positive charge. सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे दूर जाती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज मूविंग रेडियली आउटवर्ड, या तो फिर वी कैन से इट्स गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम इट। सो या ये पॉजिटिव है तो इसके यूं जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, मैं इस तरफ वाला पॉइंट लेता तो एरिया वेक्टर में यूं ड्रॉ करता और यूं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता, बट द इवेंचुअल थिंग इज सेम, व्हाट, द एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इजी, ध्यान से देखना, बार बार देखना, अगर कोशिश करना भी। ये दूसरे वाले सरफेस की भी बात करो आप, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया तो उसका एरिया वेक्टर तो नीचे ही जाएगा, हालांकि एरिया वेक्टर हम किसी भी पॉइंट पे दिखा सकते हैं, बट दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उतना ही है, ये डायरेक्शन सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए, बाकी आप कोई भी पॉइंट पे दिखा सकते हो एरिया वेक्टर। हाँ, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जाएगी, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं दूर जाएगी। सो अगेन ई एंड ए इन दिस केस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा कितना है 90, अगर थीटा 90 है भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 then cos 90 is 0. If cos 90 is 0 then this entire term will be 0 and therefore flux will be also 0. तो मैंने उस तरफ वैसा ही लिखा होगा, इनफैक्ट लिखा है that phi1 और phi2 सेम है, that is 0. Once again, why phi1 phi2 is 0, because electric field and area vector are perpendicular to each other. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है जबकि एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस टू सिलिंड्रिकल एंड्स। सिलिंड्रिकल सिलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, उसके पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर और नीचे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर नहीं निकलेगी, दैट्स सिंपल लॉजिक। तो अब किसकी चर्चा बाकी रही, अब ये पूरे कर्व सरफेस की बातें करें, राइट, दिस एंटायर कर्व सरफेस की बात मतलब करनी है अपने को। सो या लेट्स गो फॉर इट, कर्व्ड सरफेसेस। अब देखना इसको मैं बहुत अच्छे से फोकस करियो, each and every person. अच्छा, so yeah, what's the formula of flux? Flux phi is equal to again E dot dA, that is E dA cos theta. देखना आप शांति से। अब आप समझिए, ये इस पे तो हर एक एरिया एलिमेंट अलग अलग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इस पे तो हमको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्यों, दैट्स अ सिंपल लॉजिक। मैं यहाँ पे भी एरिया एलिमेंट ले सकता था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, क्यों मतलब कुछ भी ले सकते, सॉरी, बट आई वॉज नोइंग दैट द एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री, सो मतलब इसके साथ फ्लक्स होने वाला था ही नहीं, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आपको छोटा वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, छोटा वाला पोर्शन में छोटा एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एरिया एलिमेंट मैंने ऐसा लिया, इतना छोटा, बहुत छोटा, कितना छोटा, तो इसका एरिया डी ए है, दैट इज हैविंग एरिया डी ए। ऑब्वियसली वेयर इज द एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये तो बाहर ही निकलेगा, इसका डी ए बाहर है, और इसी पॉइंट पे, यही पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अगेन इट इज आउटसाइड दिस वे। सो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना मिला, दैट्स 0, दैट्स व्हाई द cos 0 विल बी व्हाट, दैट्स व्हाई cos 0 क्या बन जाएगा 1, दैट इज E डॉट डी ए, सॉरी E डी ए विल बी लेफ्ट। सो फ्लक्स क्या मिलेगा भाई, देखना शांति से समझने की कोशिश करना। अब देखिए E, सिंस वी आर हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगी, हर एक जगह कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ना अपने को। सो वी कैन टेक आउट दिस
कांस्टेंट आउटवर्ड हम बाहर निकाल सकते हैं उसको, तो बचा क्या डी ए। मैं बार बार बोल रहा था यहाँ पे एस लिखते हैं या तो फिर सरफेस, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब वो वाले छोटे से एरिया एलिमेंट को पूरे सरफेस में आपको घुमाना है, जिसके तहत आपको जो मिले दैट्स योर आंसर। इनफैक्ट दैट्स द एरिया एक्चुअली। तो यही एलिमेंट को मान लीजिए ये ओ लिखा है, अगर आपको दिख जाए तो ओ लिखा है अपना एलिमेंट है। अब ये ओ वाले एलिमेंट को मैं पूरे सरफेस पे घुमाऊंगा, ये पूरे कर्व सरफेस पे घुमाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2πRh। 2πRh हाइट कितनी है, तो मान लीजिए हमने हाइट, मान लो कि हम इसकी हाइट L ले लेते हैं। Let us consider that the height of the Gaussian cylindrical surface that we have selected, that's L. So 2πRL। मेरे हिसाब से ये पोर्शन एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, इतना जो सीखा एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। That 5-3 सिर्फ नाम लिया मैंने, इसका 1 था, इसका 2 था, तो ये वाले कर्व सरफेस है ना पूरा, उसका नाम मैंने 3 दे दिया है सपोज, राइट। होप सो 5-1, 5-2, 5-3 इज क्लियर। अब इसमें तो फ्लक्स नहीं था तो मैं उसके RHS नहीं लूँगा, फ्लक्स नहीं मिला था इसलिए मैंने RHS लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दो मतलब ये दो एंड्स के में, मतलब एंड्स के किस्से में लेने की ज़रूरत नहीं है। बट फॉर द कर्व सरफेस आई हैव ऑब्टेन द फ्लक्स ना, सो आई नीड टू गो फॉर द सेकंड फॉर्मूला आल्सो। फ्लक्स कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस वे ना, बट फ्लक्स phi3 कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये बार बार बोलूंगा, याद रखना। सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो देखिए हमने पॉजिटिव चार्जेस रखे ना उसके अंदर, तो पहली बात बच्चे क्या करते हैं, गिन लेते हैं, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10 कूलम इज द आंसर। नो, अरे डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। 1 मीटर में कितना चार्ज रखा है हमने, लैम्बडा पर मीटर है ना, लैम्बडा कूलम पर मीटर, 1 मीटर में लैम्बडा कूलम। तो अपने पास कितने मीटर है, अरे एल मीटर, एल मीटर है ना, एल मीटर। तो एल मीटर में कितना चार्ज आएगा, लैम्बडा इंटू एल। फिर से देख लियो मैंने क्या बोला, क्या लिखा, 1 मीटर में लैम्बडा, तो एल मीटर में कितना, लैम्बडा एल upon epsilon 0. This is phi3. So yeah, we can compare this phi3 and phi. Yeah, we can compare this, but we can do one thing. एक चीज कर सकते हैं हम लोग, ये phi1, phi2, phi3 मिल गया तो हम टोटल फ्लक्स ढूंढ सकते हैं 0 plus 0 plus this. It will be eventually giving you the same thing. Phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3. That will be nothing but E into 2 pi RL. So क्या मतलब सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, क्या। So we can now flux, the total flux is equal to E into 2 pi RL, and that is also equal to this lambda L upon epsilon 0. So we can compare this both, E into 2 pi RL that is equal to lambda L upon epsilon 0. L को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो E की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, देखिए lambda upon 2 pi epsilon 0। मैं यही ऐसे ही लिखता हूँ उसको, और यही सही मेथड है। क्यों सर ऐसे लिखने का, lambda is a constant term, 2 pi is constant, epsilon 0 is also constant, मतलब सारी की सारी constant चीजें एक में, and we can say E is inversely proportional to R, that is E is inversely proportional to R। कई बार आपको इसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो वो भी आना चाहिए, उसमें कुछ है नहीं। E वर्सेस R का ग्राफ पूछेंगे तो मैथ्स वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा, लेकिन कोई भी बायोलॉजी वाला भी अगर मतलब वो सोचने में समर्थ है तो वो भी मतलब ये बातें बोल पाएगा, अगर उसका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो भी वो बोल पाएगा। सच काइंड ऑफ ग्राफ इज ऑफ हाइपरबोला पैटर्न, राइट। ये ग्राफ जो होता है ना वो हाइपरबोलिक पैटर्न का आता है, दैट्स सच काइंड ऑफ ग्राफ। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट के नज़दीक है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे 0 के नज़दीक है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon R। मैं जानता हूँ मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, बट स्टिल दिस इज अ सिंपल फंडा। ये पूछ सकते हैं 3 से 4 मार्क्स में ये थियरी आ सकती है, हालांकि मैं तो बोलूँगा सिर्फ 3 मार्क्स में ही आती है ये ऐसी थियरी। या इट इज NS लेवल क्वेश्चन, ये NS लेवल वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी टेकन केयर ऑफ। ऊपर से बोल देता हूँ, फ्लक्स की जब बातें हो ना, टॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन formula can be easily applied। phi is equal to E dot dA, that is equal to sigma q upon epsilon 0। इसमें हमने गॉसियन सरफेस लिया,
गॉसियन सरफेस के 3 पोर्शन की बातें करी, तीनों पोर्शन के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो ढूंढा हमने, फिर एडअप कर लिया और फिर उसकी राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को यूज करके दोनों फ्लक्स को कंपेयर करा, तो हमने सिमेट्रिकल शेप, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। उसके तहत मतलब उस किस्से के अंदर हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं। दिस इज द थिंग, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight uniformly charged wire varies blank according to 1 upon r. It varies according to 1 upon r. Be careful about it. Yeah, it is electric field is vector quantity, मतलब उसकी डायरेक्शन ढूंढनी बहुत आसान है। E इज इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1 अपॉन r into r caret, where r caret what, r caret is what, it is just the direction swing, मतलब it is the unit vector in the direction of vector r। मतलब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही जाएगी, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे बाहर निकलेगी और ये वाले पॉइंट्स पे यहाँ पे बाहर निकलेगी। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे अंदर आएगी, एंड वी नो इट वेरी पावरफुली। सो या आई विल फोकसिंग इट इन द नेक्स्ट अगेन, आप फटाफट लिख लेना। You can note down the question as well as the answer, and if you are having any doubt you can directly write down in the comment section or you can WhatsApp me your doubt. I will definitely clear it. Okay, so now topic number 1.15.2. Yeah, second application of Gauss law, that's field due to uniformly charged infinite plane sheet, and that's already I have mentioned 3 applications. पहला वायर वाला, दूसरा प्लेन शीट वाला और तीसरा थिन स्फेरिकल शेल वाला, राइट। सो या लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट अगेन। व्हाट डू मीन बाय इनफाइनाइट प्लेन शीट? इनफाइनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा सरफेस, क्या ये सरफेस इनफाइनाइट हो सकता है? या दिस इज आल्सो इनफाइनाइट प्लेन शीट, बट यू हैव टू कंसीडर व्हाट यू हैव टू फील एज इफ द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब उसकी थिकनेस बहुत 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 कम है उसके ओवरऑल साइज, ओवरऑल एरिया के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट, राइट, यू कैन कंसीडर लाइक दैट। अच्छा समझिए, तो अगेन सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक या लेट अस फोकस एज इफ वी आर हैविंग इनफाइनाइट प्लेन शीट लाइक दिस। कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ। यूनिफॉर्मली मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से आया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस इट इज एरिया, ये एरिया है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा? सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट अस से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इफ यू हैविंग एरिया एज 1 मीटर स्क्वायर, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? सिग्मा कूलम्ब। 2 मीटर स्क्वायर 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर 3 सिग्मा, सच अ वे ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, और चीज समझिए, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि भाई यहां से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। सो हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी होगी? तो अगेन आसान, क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या मतलब वी कैन टेक अ रिस्क ऑफ गॉस लॉ। एट गॉस लॉ हालांकि रिस्क तो नहीं बोल सकते क्योंकि अपना काम आसान कर देगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस लॉ। सो वी कैन गो फॉरवर्ड टू गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ के बारे में फोकस करना है तो क्या अपने को क्या आना चाहिए? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप इज गॉसियन सरफेस। अब सोचिए आप कैसा गॉसियन सरफेस लोगे? स्क्रीन को पॉज करना और फिर मतलब फिर आंसर मैच करना, राइट। या अब देखिए, similar to this point r, we will be having infinitely many points which are r distance away, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेम शेप भाई। अरे सेम शेप आया, मतलब वायर में जैसा वायर लिया था ना हमने, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r, ऐसा शेप लिया था। सो ये कैन गो फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस आल्सो, हियर इन आल्सो। कैसा सिलिंड्रिकल सरफेस? ऐसा आप सोच सकते हो, देखो
मान लीजिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, थोड़ा रफली ड्रॉ करा, सॉरी फॉर दैट। इस तरफ आर डिस्टेंस वाला जैसे पॉइंट है, इस तरफ भी आर डिस्टेंस वाला एक पॉइंट मिलेगा अपने को, जो कि सेम डिस्टेंस आर पे ही होगा, यहां से आर, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। ओके, सो वन मोर थिंग, लेट अस स्पेसिफाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब सिलेंडर के जो एंड होते हैं ना, एंड, हमने उसका एरिया पहले से बता दिया आपको। ये एरिया कितना लिया है हमने, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, बड़ा वाला ए, लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैपिटल ए, एंड वी नो दिस लेंथ, ये आर है और ये भी आर लेंथ है। अच्छा, क्या करना चाहिए, डिटो सेम टू सेम प्रोसीजर, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट एंड देन गो फॉर राइट हैंड साइड। राइट, पहले तीनों की तीनों सर्फेसेस, क्यों तीनों की तीनों बोला मैंने, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, तीन पोर्शन आएंगे। कौन से तीन पोर्शन आए जी, मान लीजिए कि भाई ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये सर्कुलर एंड दूसरा वाला पोर्शन है और ये सर्कुलर एंड तीसरा वाला पोर्शन है। बारी बारी से जाएंगे। फर्स्ट सर्कुलर पोर्शन के लिए फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, या सो या फाई वन कह देता हूँ मैं इसको, फाई वन। ओके, तो E डॉट डी ए का मतलब क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर क्योंकि हम सिलेंड्रिकल पोर्शन पे है, हमको छोटा वाला एलिमेंट लेना चाहिए, छोटा वाला एलिमेंट सोचना चाहिए इनफैक्ट। तो मान लीजिए रैंडम में एक छोटा वाला एलिमेंट लेता हूँ सिलेंड्रिकल पोर्शन पे। आई डोंट थिंक सो दिस इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन डिटेल, राइट। इसलिए मैंने पहला वाला डिटेल में एक्सप्लेन किया, जिसके तहत आप और किससे जो हम अभी देख रहे हैं वो आप फटाफट से देख सकते हो। तो मान लीजिए छोटा वाला एलिमेंट है डी ए, तो अभी इसका एरिया कैसे होगा, मतलब मान लीजिए ऐसे पहन रहा कि मैंने ऊपर वाला एरिया लिया तो ऊपर जाएगा ना उस एरिया वेक्टर को, क्या डी ए वेक्टर विल बी व्हाट दिस वे। अच्छा, यही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, अरे चार्जेस तो ये रहे और ये शीट ऐसी रखी है मैंने, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं जाएगी उससे दूर, या पॉजिटिव चार्जेस की दूर जाती है, या तो यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर है। अरे बाप रे, 90 डिग्री आ गया, मतलब बहुत 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 आसान। थीटा इज इक्वल टू 90, फ्लक्स इज इक्वल टू 0, नो नीड ऑफ डिटेल एक्सप्लेनेशन, द सेम थिंग। अब बातें करेंगे दूसरे और तीसरे वालों की। नेट टॉक अबाउट दिस सेकेंड सर्कुलर पोर्शन, दूसरे वाले सर्कुलर पोर्शन की बातें करेंगे हम, सर्कुलर एंड की, मतलब ये जो है ना वो वाला, उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, इस तरफ, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये ऐसे पेन रखूंगा तो इसका रेडिया वेक्टर इस तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या, इट इज ऑल्सो आउटवर्ड, मतलब ई और ए क्यों बोला मैंने, जानबूझ के ये बोला, आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसका छोटा वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर लेंगे तो भी अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। बी केयरफुल अबाउट इट। अगर मान लो मैंने डी ए ही बोला, चलिए डी ए ही बोलता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ई एंड डी ए बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो हमको फ्लक्स फाई टू अगेन गॉस लॉ की बदौलत कितना मिलेगा भाई, ई डॉट डी ए, या ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू ई डी ए cos 0 over here. Why cos 0 over here? Because the angle, मतलब both the vectors are in the same direction. तो E बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ DA। क्यों सर E बाहर निकल गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिफॉर्म होएगी, यूनिफॉर्म चीज है, मतलब कांस्टेंट होएगी, तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो ई डी, अच्छा, ये सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वाला एलिमेंट, छोटू सा एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, ये पूरे वाले एलिमेंट को उसी सरफेस पे देखिए, हम ये किसकी बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ सेकंड सरफेस ओनली। अगर आप ऐसा मत सोचना कि सर ये वाला एलिमेंट मेरे को पूरे सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस पे घुमाना है, बिल्कुल नहीं, आपको उसी पोर्शन पे घुमाना है, मतलब ये पोर्शन पे घुमाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये लिखा था। तो अपने को क्या मिलेगा, ये पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, सॉरी पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे मिल जाएगा। सो ई डॉट डी ए, ये डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस एरिया, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया, अरे ये वाला एरिया तो यही है ना, उसका ही पोर्शन है, दैट्स एरिया इज कैपिटल ए, सो वी कैन से इट इज ई ए। अरे कंफ्यूज होता ना, बहुत आसान वाली थियरी है भाई। थर्ड पोर्शन फाई 3, अगर आप सही से समझ लो तो ये डिट्टो सेम आएगा, सिर्फ एक फर्क है छोटा सा। चलो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया मैंने, तो इसका एरिया वेक्टर, मतलब ये थर्ड पोर्शन की बात करें हम लोग, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, इस तरफ बाहर निकलेगा, वी कैन से DA इज ओवर दिस साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो दिस वे, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वजह से बाहर ही निकलेगी। अच्छा, सो सेम टू सेम ई डी ए कॉस 0, मतलब ई बाहर निकाल देंगे, सेम टू सेम ई ए ही मिलेगा। तो देखिए ई ए और 0, टोटल फ्लक्स कितना हुआ,
total flux becomes 2EA, phi 1 plus phi 2 plus phi 3, 0 plus 2, 0 plus EA plus EA, 2 times EA. या फ्लक्स ढूंढने की एक साइड हमने ले ली, अब दूसरे साइड पर फोकस करिए, राइट? According to the Gauss law, flux phi is also equal to what? Sigma q upon epsilon 0. यहाँ पे आपके प्राण नहीं जाने चाहिए, समझ लीजिए. सॉरी, हाउ विल यू राइट डाउन दिस सिग्मा क्यू? सिग्मा क्यू मतलब क्या सर? फिर से बोल रहा हूँ, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज. सर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है यार? ये चीज कैसी आप समझिए, ऐसी है, फील आ रही है? दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा? तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला एंड है, चार्ज कहाँ पे है? ये हाथ पे ही है, मतलब ये सरफेस पे ही चार्ज है, पूरे स्पेस पे नहीं है. सिर्फ चार्ज इज ऑल मतलब जस्ट प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस. उसमें मैंने ये सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, तो चार्ज कहाँ पे होगा? ये सिलेंड्रिकल पोर्शन पे ही होगा, अंदर वाला, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये वाला, यहीं पे होगा. तो कितना चार्ज होगा? तो वी नोट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक. हाउ मच? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो वो सेंटर वाला पोर्शन था ना, ये सेंटर वाला, तो उसका एरिया कितना था? देखो इसका एरिया कितना था? ए. तो 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा, तो ऐसे ए मीटर स्क्वायर, एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर में कितना? सिग्मा इंटू ए. डोंट गेट कंफ्यूज पब्लिक. अगर ना मालूम पड़े तो आपको बहुत बेसिक पे चला जाना है. कैसे बेसिक? आप याद करिए, हमने क्या सीखा था सिग्मा की डेफिनेशन में? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. याद करिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. यहाँ पे सिग्मा क्यू लिख देते हैं हम लोग, चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज अपॉन एरिया बोला था, तो चार्ज कैसे ढूंढेंगे? सिग्मा इनटू ए, या सेम थिंग. सो यार दिस इज द इक्वेशन, और ये इक्वेशन देखिए, दोनों फ्लक्स की इक्वेशन है, दोनों फ्लक्स की इक्वेशन, सॉरी ये वाली नहीं, ये टोटल ये वाली है, ये तो सिग्मा 2 लिखी है मैंने, ये वाली है. दोनों फ्लक्स की इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. देखिए तो क्या हो जाएगा? 2EA इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0. ए ने ए को मार डाला, तो अपने को तो ई ढूंढना था, तो ई कितना है? 2 नीचे चला जाएगा. ओ हो, वेरी इंपॉर्टेंट. इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आर डिस्टेंस दूर कोई भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. एज सिंपल एज दैट. सोचिए, इसमें तो आर आ ही नहीं रहा है. मतलब अगर इसका कोई मुझे ग्राफ पूछे, E और R के वर्सेस का ग्राफ, so electric field there is not a single variable over here. sigma constant, 2 constant, epsilon 0 constant. मतलब ये वाली फील्ड जो मिल रही है अपने को प्लेन शीट की वजह से जो मिलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डेफिनेटली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. so, मान लीजिए ये वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है सपोज, तो कोई भी आर पे होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी, वेदर यू आर इंक्रीजिंग आर और डिक्रीजिंग आर. मतलब शीट से एकदम नजदीक हो या दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट. एज सिंपल एज दैट. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि आपने समझ लिया होगा, तो मैं आप वही पोर्शन पे फोकस करूंगा, वहाँ पे मैंने थ्योरी लिखी है. आई एम डैम श्योर देयर वोंट बी एनी डाउट इन दिस. सो या फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन एंड लिख दीजिए फटाफट से. दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव टॉट जस्ट नाउ. कंटेंट लिख सकते हो फटाफट से, स्क्रीन पॉज करके लिख देने की. ओके, सो लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स सब टॉपिक नंबर 1.15.3, filled due to a uniformly charged thin spherical shell. फिर से एक बार, शेल और वो भी थिन, इसका मतलब क्या हुआ? आप समझिए, बैंगल होती ना, बैंगल, उसकी भी थिकनेस थोड़ी होती है. मैं तो मतलब मैं बोलूँ उतनी भी नहीं है, बहुत 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 छोटी, मतलब बहुत बहुत कम थिकनेस वाला ये शेल है. शेल मतलब अंदर से खोखला, अंदर कुछ है नहीं, राइट? अच्छा, सो या दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. फोर्थ होती है जो पर्टिकुलर स्पीयर बोलते हैं हम लोग. सर स्पीयर और शेल में क्या फर्क? स्पीयर मतलब अंदर मटेरियल होता है, शेल मतलब अंदर मटेरियल होता नहीं. एक तरीके से समझाऊंगा, आपको मालूम पड़ जाएगा. मान लीजिए आपके पास
एक आर रेडियस वाला शेल है, आर रेडियस वाला एक शेल है। फिर से एक बार थोड़ा अच्छा बेहतर ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। Right, let the radius of that particular thin shell, ये आप समझ सकते हो उसकी थिकनेस है थोड़ी 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 बहुत पतली सी, लेकिन मैं वो दिखा नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल यहाँ पे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत बढ़िया ऐसा दिखाई है वो पोर्शन, राइट। थोड़ा शेड लगा सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, इसलिए मैं नहीं कोशिश करता उस बात की। मान लो उसके ऊपर चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूट करने ही है अपने को, सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, बी केयरफुल। ये एरिया की बात है। क्यों एरिया की बात है? क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, बचा तो सिर्फ सरफेस ही बचा। तो सरफेस पे अगर हम चार्जेस डालेंगे तो वो सरफेस ऑब्वियसली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अंदर जगह नहीं है इसलिए। सो कौन सी डेंसिटी आएगी? कई लोग यहाँ पे मतलब मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि सर पहले मैं लैम्बडा देखा था, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे में सरफेस चार्ज डेंसिटी थिन शीट वाला, अब तीसरे में शेल आया, मतलब 3D शेप है सर, तो फिर उसमें तो डेफिनेटली रो ही आना चाहिए, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नो, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको देखना है कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं। चार्जेस आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई द डेंसिटी दैट इज यूजफुल ओवर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट्स सिग्मा, बी केयरफुल। अच्छा तो हाँ, मतलब इसके ऊपर सिग्मा कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा कुलम है। याद रखना, कई कई बार हम ऐसे भी करेंगे, सपोज मान लीजिए, मतलब मैं बोल दूं कि भाई चलिए एक ही बात है, हालांकि मान लीजिए टोटल चार्ज बड़ा वाला क्यू है, मैं ऐसा भी बोल दूं, या तो फिर ऐसा बोलूं कि टोटल चार्ज क्यू है और सिग्मा कुलम पर मीटर स्क्वायर है। सर कैसे ये दोनों बात एक हुई? मैं आगे जाके समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं फिलहाल ये क्यू को नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैंने किसी भी केस में नहीं लिखा है ऐसा, दैट्स वाई। अब आप ध्यान से फोकस करिए, कितने टॉकिंग पॉइंट हो सकते हैं इसमें, मतलब कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी चाहिए अपने को। सिंपल है भाई, एक तो सीधा सीधा पॉइंट बाहर वाला पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट पी, जो आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, जो स्फेरिकल शेल से बाहर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ सकते हैं हम लोग, राइट। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? यही पॉइंट अगर अंदर हो, राइट। वेरी क्लियर। सो वी विल बी डीलिंग इन two cases only. For first of all, for a point lying outside the spherical shell and for a point lying inside the spherical shell. Obviously, symmetric distribution है, symmetric distribution, symmetric charge distribution की वजह से हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? We can straightforward go for the Gauss law. Gauss law अप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्राइमरी बात है गॉसियन सरफेस। या मैंने बोला था आप डेफिनेटली बोल पाओगे अगर आपने बहुत फोकस से ये लेक्चर पढ़ा, मतलब देखा है, सॉरी। हाँ, तो गॉसियन सरफेस लेना चाहिए। तो देखिए हमने जो पॉइंट लिया वो कितनी दूरी पे है? सेंटर से आर दूरी पे। ऐसे तो अपने को बहुत सारे आर 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 मिल सकते हैं चारों ओर, राइट, मतलब इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। So yeah, what will be the Gaussian surface in this present case? सर सिंपल है सर, हमें एक स्फेरिकल Gaussian surface ही लेना पड़ेगा, and that's but obvious thing. Spherical radius, sorry, spherical Gaussian surface ही लेना पड़ेगा. This is GS Gaussian. Be careful. This is Gaussian surface and this is the spherical shell. ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि स्फीयर एवरीवेयर। बी केयरफुल। हाँ, तो लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है भाई? फाइव इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्या इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे हम तो लिख सकते हैं हम फाइव इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। या फटाफट से देखो, अरे देखो टेक अ पॉइंट, रैंडम पॉइंट ऑन द सरफेस। मान लीजिए पॉइंट ये लिया, तो इसका एरिया कहाँ जाएगा? बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली डी ए विल बी आउटसाइड एंड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। थीटा इज जीरो, कॉस जीरो इज वन। सो डायरेक्टली लिख सकते हैं ई डी ए। ई कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी ए? छोटे वाले एलिमेंट को घुमाना है, कहाँ?
पूरे सरफेस पे, कौन से सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे, ये पूरे गॉसियन सरफेस पे घुमाओगे तो पूरे गॉसियन सरफेस का एरिया मिलेगा। गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, छोटा वाला आर। स्फेरिकल शेल का क्या है, बड़ा वाला आर। यही ध्यान रखना है आपको, यही, इसी में कंफ्यूज मत होना। तो या इट इज 4 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। बी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। सीधी सी क्वेश्चन नंबर 1 हम फ्लक्स ढूंढ सकते हैं दूसरी वाली फॉर्मूला से भी। ये फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सो 0 से भी ढूंढ सकते हैं। तो सिग्मा क्यू, व्हाट इज सिग्मा क्यू? सिग्मा क्यू इज द चार्ज enclosed by the spherical shell। हो, ये शेल है जो लाल लाल मार्कर से ड्रॉ करा है, उसके अंदर कितना चार्ज है? अरे सर ये सारे के सारे चार्जेस आ जाते हैं। मतलब सारे के सारे चार्जेस मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर में कितना, सिग्मा कूलम। तो ये चार्जेस कितने एरिया में है? इट इज इन दी 4 पाई आर स्क्वायर रीजन। ये मतलब ये जो स्फीयर है, शेल है, शेल के ऊपर ही है। तो मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी वन दैट वी हैव सीन अर्लियर। मतलब आगे के किस्सों में हमने जो देखा उससे थोड़ा अलग है। हालांकि डेफिनेशन ही है, मैं फिर से बोल देता हूँ डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखिए, सिग्मा की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज अपॉन एरिया, कुछ नहीं। तो चार्ज ढूंढने के लिए सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है भाई, ये स्फेरिकल शेल का जितना एरिया होगा उसी पे ही तो चार्ज रखे हुए हैं। तो पूरे के पूरे चार्जेस तो आ गए ये शेल के अंदर। सर हमको शेल का एरिया नहीं लेने का, नहीं, इसमें शेल का एरिया लेने की जरूरत नहीं है ना। क्यों खाओगा, मतलब ये पूरा ये रीजन तो खाली है ना, इसमें तो मतलब इसमें तो चार्जेस है नहीं, तो हम क्यों कंसिडर करें इसको। इट्स ओके upon epsilon 0. Yeah, you can directly compare now this one and this one because both are flux now. ये भी फ्लक्स और ये भी फ्लक्स कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया भाई, बचा क्या अपने पास, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बड़ा वाला आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 छोटा वाला आर स्क्वायर। दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर दिस थिन स्फेरिकल शेल फॉर पॉइंट लाइंग आउटसाइड द थिन स्फेरिकल शेल। मैं बोल दूंगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसा समझाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि हाँ ये थोड़ा, हाँ देख सकते हो आप, एनालिसिस करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक, ये कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, तो मैं बोलता हूँ नॉर्मली स्टूडेंट्स को कि आप ऐसे मत याद रखो इसको, और अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। हालांकि अगर हम कोई भी बाहर वाला पॉइंट देखेंगे ना, देन वी मस्ट बी वेरी हैप्पी, right? If a point is lying outside the sphere, then we must be very happy. Why? I will explain you how. देखिए, ये सिग्मा का मतलब मैंने क्या बोला आपको, इसलिए मैंने बोला था कि सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं आपको, या तो फिर बोल सकते हैं, बोलो कि वे पूरे शेल पे कितना चार्ज है। मान लीजिए कि पूरे शेल पे कितना चार्ज है, क्यू। तो हम डेफिनेशन वाइज क्या बोल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, सोचिए आप, सिग्मा इंटू ए, एरिया कितना है 4 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। सो सिग्मा इंटू, मतलब सिग्मा की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट डाउन इंस्टेड ऑफ सिग्मा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। नोट इट ओवर हियर। देखिए ई की वैल्यू, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, मैं तो बोलूँ सम्स के लिए आप यही करना। सम्स में अगर आपको अप्लाई करने के लिए बोले तो आप यही लॉजिक लगाना, ये वाला। सिग्मा को सब्जेक्ट करेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये वाला आर स्क्वायर तो है ही ऊपर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू छोटा वाला आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो मतलब बचा क्या अपने पास, ऊपर क्यू बचा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ओ देखिए भाई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो के बोलते हैं ना हम लोग। तो ई इज इक्वल टू क्या मिला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसलिए मैं बोलूँ, जब आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि लाइक, मतलब जब आपको ऐसा मालूम पड़ जाए कि अरे ये पॉइंट तो स्फीयर के सरफेस से बाहर है, मतलब स्फीयर के बाहर है, तो उसके लिए मतलब क्या लगाना है, वही फॉर्मूला लगानी है जो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, राइट। हाउ, मतलब सर व्हाई इट इज ट्रू, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और स्पीयर भी बोल रहा हूँ, मतलब फोर्थ केस जो पुरानी टेक्स्ट बुक में था उसमें भी ऐसे ही सीन है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होता है। बाहर वाले पॉइंट के लिए खुश हो जाना चाहिए, हाँ वो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वही होता है जो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इट इज फीलिंग एज इफ, वो ऐसा महसूस करेगा
कि मानो ये पूरे के पूरे चार्जेस कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे, दैट्स व्हाई दिस थिंग हैपेंस, राइट। वो ऐसा फील करेगा, महसूस करेगा। कौन? ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी हो ना, तो वो आपको वैसा महसूस करना है कि ये पूरे के पूरे चार्जेस यहाँ नहीं है, कहाँ पे? इट इज एंटायरली कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। यू विल गेट, मतलब यू विल एक्चुअली फील ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर, कि क्यू अपन आर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, बाहर वाले पॉइंट के लिए आप ऐसे ही याद रखिए कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज व्हाट? टोटल चार्ज ऑन द एंटायर स्फीयर, राइट, स्फेरिकल शेल। So ये simple. It is the electric field electric field at a point lying outside the spherical shell. Now for a point lying inside the spherical shell, it is very simple. अब पॉइंट अंदर हो तो क्या करना चाहिए, राइट। अंदर वाले पॉइंट के लिए देखिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए मान लीजिए सेम टू सेम करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस तो लेना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए अब ये पी पॉइंट यही नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, ओ तो ये तो केस हो जाएगा अपना। देखिए फ्लक्स फॉर्मूला क्या है, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मैं इसको बहुत फास्टली समझा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है। देखिए जब भी आप जजमेंट ले सकते हो ना फ्लक्स की, तो या तो फिर ये इक्वेशन से ले लो, या तो फिर ये इक्वेशन से ले लो, जो भी आसान हो वो पहले कर सकते हो आप। देखिए ये स्फेरिकल स्फीयर, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है अपना, उसके अंदर कितना चार्ज है, मतलब सिग्मा क्यू मतलब अंदर कितना चार्ज? अरे कोई चार्ज है ही नहीं, देखो खोखला है, चार्ज तो उसके बाहर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो सिग्मा क्यू फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो। सिग्मा क्यू जीरो होता है, तो हम बोल सकते हैं भाई फ्लक्स इज इक्वल टू, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। अबे अगर फ्लक्स जीरो है तो ये वाली पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। सो वी कैन से ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, वी कैन सिंपली से इट, राइट। अभी देखो ये मतलब तीन पॉसिबिलिटीज होती है हालांकि, लेकिन आपको इतने डिटेलिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो ऐसा बोलूँ, क्योंकि थीटा क्या होता है देखिए आप, मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ। इसका एरिया वेक्टर यूं जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड यूं भीतर जाएगी, तो एंगल कितना बन जाएगा? पाई, दैट इज -1। हाँ कर सकते हो आप शॉर्ट आउट ऐसे। मैं बोलूँ डायरेक्टली आपको क्या मालूम गया, फ्लक्स जीरो मिल गया, मतलब फ्लक्स जीरो है तो मतलब क्या हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पे होगी? इसके भीतर में बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। स्फेरिकल शेल अंदर वाले पॉइंट के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बाहर वाले पॉइंट के लिए उतनी ही होती है जितनी पॉइंट चार्ज की होती है। डिस्टेंस आर होता है, छोटा वाला, मतलब वो पॉइंट का डिस्टेंस। तो तीसरी भी बातें कर सकते हैं ना, व्हाट अबाउट द केस व्हेन इट इज पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस? कुछ नहीं रहे, ऑन द सरफेस हो, अगर पॉइंट यही हो पॉइंट, तो क्या करना चाहिए? पॉइंट यही हो, तो आंसर क्या मिलेगा? के क्यू अपॉन बटा वाला आर स्क्वायर। बी केयरफुल, वो रेडियस आर आएगा डिस्टेंस। वेरी ओके, सोचना मैं क्या बोला, राइट। सो यू विल गेट इमीडिएटली गेट व्हाट आई मीन टू से इन द एंटायर सेक्शन, राइट। एक छोटी सी और बातें कर देता हूँ मैं, समझ लेना थोड़ी सी। मैंने जो ग्राफ की बातें करी थी ना, फिर से मैं एक छोटे से ग्राफ की बातें कर देता हूँ। सपोज अगर आपको बोल दिया जाए ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करिए, ये पूरे स्फेरिकल शेल के किस्से में, मतलब अंदर, सरफेस, बाहर, तीनों की तीनों पॉइंट्स आ जाने चाहिए। देखिए मैं इंडिकेट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो मीन्स विच पॉइंट? सेंटर पे आर इज इक्वल टू जीरो होता है ना। फिर कौन सा पॉइंट आएगा? डायरेक्टली आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा। सरफेस मतलब आर इज इक्वल टू आर इज कैपिटल आर वाला, मतलब ये लाइन कौन सी लाइन इंडिकेट करती है? सरफेस वाली लाइन इंडिकेट करती है, मतलब इंडिकेट करती है, सॉरी। व्हेन यू आर इनसाइड, मतलब इन द लेफ्ट पोर्शन मतलब का आर लेस देन आर, मतलब आप अंदर हो, अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो, मतलब जीरो। ये ऐसे दिखा सकते हो आप, ये आसान तरीके से डायरेक्टली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो भी हम कैसे दिखा दे पाएंगे? इट इज सिंपली इट इज जीरो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द रीजन, मतलब इन द रीजन इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अच्छा अब आप समझे, आर इज इक्वल टू आर पे कितनी आई, सरफेस पे कितनी आई? के क्यू अपन आर स्क्वायर, मतलब कोई वैल्यू आई अपने पास। मान लीजिए कि के क्यू अपन आर स्क्वायर ये वैल्यू है, के क्यू बड़ा अपन आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई है। पहले कितनी थी? अंदर वाले रीजन के लिए कुछ नहीं थी, फॉर द पॉइंट ऑन द सरफेस इट इज दिस मच। अब बाहर जाओगे, राइट, फॉर द पॉइंट आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब
अरे घटेगी, बहुत फास्टली घटेगी, हाइपरबोला 1/r के भी फास्ट घटेगी, राइट। सो क्या करने का, कुछ नहीं, ड्रॉ करके ऐसा लिख देने का, ऐसा यूं ड्रॉ कर दिया और लिख देने का, इट इज डिक्रीजिंग 1/r², एज सिंपल एज दैट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ। वहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं करा है, बी केयरफुल, वहाँ पे ड्रॉ नहीं करा है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। तो मतलब आप वो कंटेंट लिखने के बाद ये ग्राफ मेंशन करना, ग्राफ ड्रॉ करना, कहीं पे भी गुजकेट एग्जामिनेशन या तो फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेईई नीट के लिए भी ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट बातें हैं, राइट। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द एंटायर सेक्शन इज वेरी क्लियर। देखिए आज हमने क्या करा, इस वीडियो के अंदर मैंने 3 मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में बात करी है। फर्स्ट, फॉर ए इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या यूनिफॉर्मली चार्ज, दोनों के यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी मिली अपने को, तो हम आसानी से बोल सकते हैं लैम्बडा अपॉन 2πε0 into 1/r, right? It is inversely proportional to r, that is lambda is proportional to 1/r, hyperbolic ग्राफ होता है उसका। सेकेंडली वी हैव सीन फॉर द इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए अपने को क्या आंसर मिला, दैट इज सिग्मा अपॉन 2ε0, उसमें आर आया नहीं, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्लेन शीट से आप कहीं पे भी डिस्टेंस पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डिस्टेंस वेरेवर यू आर। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, फॉर द थिन स्फेरिकल शेल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, ऑन द सरफेस कितनी होती है, कि अपन बड़ा वाला r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, एंड बाहर वाले पॉइंट के लिए कितनी होती है, कि अपन छोटा वाला r², where छोटा r is the distance of that particular point from the center. Hope so it is very clear. जैसा मेरे को आता है ऐसा आपको आना चाहिए, या ये फॉर्मूला should be very 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 clear. So yeah, that's the entire theory portion for you in this particular video. मतलब हमने पूरी की पूरी थियरी चैप्टर नंबर 1 की ख़त्म कर दी है। हालांकि मैंने ये वीडियो थोड़ा देरी से दिया था, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बिजी था अपने वर्क में। अब थोड़े न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल उस स्क्रीन पे फोकस करता हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दैट पोर्शन एंड देन ड्रॉ दिस, राइट, देन वी विल एंड द एंटायर लेक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, जिस तरीके से मतलब पिछले 2 क्वेश्चन लिखे थे ना, उसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। ये आखिरी वाला पॉइंट इज इक्वल टू 0 लिखने के बाद आप वो ग्राफ ड्रॉ कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट सम्स जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।